नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के समक्ष जो टॉपिक लेके उपस्थित हुआ हूं, वो आपके आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही अधिक ये महत्वपूर्ण रहने वाली है। जो विषय आज हमने आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं, वो हमारा भारतीय इतिहास से संबंधित है, या कहें जो आज का जो हमारा प्रमुख बिंदु है, जो हमारा जो आज का टॉपिक का मेन पॉइंट है, वो आपका है भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास को पढ़ने से पहले हमें भारत के इतिहास का परिचय को समझना बहुत अत्यंत आवश्यक हो जाता है। देखिए, जब तक हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे, आप मेरे पीछे देख रहे होगे, ये मैंने ये जो खाका तैयार किया हुआ है, पहले आपको ये समझना होगा इतिहास के कालखंड को समझना होगा। ये नहीं कि आपने कोई किताब उठा ली सीधे पढ़ना शुरू कर दिया, पहले उसकी बेसिक चीजें, उसकी नींव को समझने की कोशिश करते हैं। आइए, ज्यादा व्यर्थ की बातें ना करते हुए अपने मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। देखिए, हमारा जो पहला जो टॉपिक है आज का, ये मैंने यहाँ पर अध्याय पहला लिखा है, मगर आप इसे लेके चलिए कि भारत का परिचय। भारत के इतिहास का हम परिचय को ध्यान में रखें तो जैसे कि आपको पता है, भारत के इतिहास को हमने 3 कालखंडों में क्या किया है, विभाजित किया हुआ है। कितने कालखंडों में? हमने इसको 3 कालखंडों में इसको संपूर्ण तौर से क्या किया है, विभाजित किया हुआ है। अब क्या है, पहले इसको थोड़ा सा मैं बता दूं। देखिए, प्रमाणिक और उसका जो क्रमबद्ध इतिहास की घटनाएं इतिहास कही जाती हैं। आप इस चीज को समझ लीजिएगा। देखिए, हम कभी भी जो प्रमाणिक चीजें होती है, जो उनका क्रमबद्ध तरीका होता है, जिस क्रम में हमने इतिहास को रखा है, उन सभी घटनाओं का एक जो चक्र बनता है, इसी को हम इतिहास कहते हैं। देखिए, इतिहास को मैंने कहा आपसे, हमने इसको 3 भागों में विभाजित किया हुआ है। जो पहला खंड है वो आपका प्रागैतिहासिक काल या पाषाण काल भी इसे कहा जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका अनैतिहासिक काल। अब अनैतिहासिक काल क्या है उसे हम समझेंगे। उसके बाद आता है ऐतिहासिक काल, ठीक है, इस चीज को समझ लीजिएगा। देखिए, प्रागैतिहासिक काल और अनैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, हमने इस इतिहास को 3 कालखंडों में विभाजित किया हुआ है। देखिए, अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसका जो समय पीरियड होता है, जो मानव की उत्पत्ति, ठीक है, मानव की उत्पत्ति से हम इसको समझते हैं कि मानव की उत्पत्ति जब से हुई तब से इस काल का क्या होता है, प्रारंभ होता है, ठीक है। बहुत से लोग इसे कंफ्यूज कर रहे होंगे कि क्या चीजें हैं, क्या इसमें होता है। तो स्पष्ट तौर पे इस चीज को आप बिल्कुल भी ये समझिएगा कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। जो ये होता है, जब इतिहास की अगर बात करें, जब प्रागैतिहासिक काल में मानव के विकास क्रम का हम क्या करते हैं, इस कालखंड में अध्ययन करते हैं। जैसे कि आपको पता है, बंदर से लेकर आज लाखों वर्षों की जो हमने जेनेटिक क्रम विकास का जो दायरा हमने कंटिन्यू तय किया है, उस दायरे को आज जिस मुकाम पर इंसान पहुंचा है, तो ये आज विकसित मनुष्य बन के खड़ा हुआ है। अगर हम बात करें तो बंदर से लेकर जो मानव की उत्पत्ति से लेकर आज वर्तमान समय की जो चीजें हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इतिहास के कालखंडों में से विभाजित करते हैं। देखिए, अगर हम विकास क्रम को अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलोथेपियक करके एक नाम है। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें अफ्रीका का विकास इसके अंदर दर्शाया जाता है, और भारत का अगर विकास के थोड़े अंतराल में हमें कहीं ना कहीं स्थान में हमें ये चीजें प्राप्त होती। अगर मैं मुद्दे पर आता हूँ, हमने कहा कि प्रागैतिहासिक काल का मानव की उत्पत्ति से 3000 ईसा पूर्व तक का ये समय होता है। देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, उदय किसका, मानव के उदय से 3000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये समय पीरियड माना जाता है, ठीक। अब वहीं अनैतिहासिक काल की बात करें तो अनैतिहासिक काल को हम देखेंगे 3000 ईसा पूर्व से ये क्या होता है, 8000 ईसा पूर्व के अंतर्गत ये आता है। वहीं अगर हम बात करें
इसके अदैतिहासिक काल की, तो ये आपका क्या होता है, ये आपका 10,000 ईसा पूर्व से क्या होता है वर्तमान तक, वर्तमान समय तक इसे माना जाता है। ठीक है, ये तो ये रहा इसका थोड़ा खाका। ठीक है, अब इसको समझते हैं। मैंने आपसे कहा कि भारत के इतिहास को हमने 3 कालखंडों में विभाजित किया। प्रागैतिहासिक कालखंड जिसे हम पाषाण कालखंड भी कहते हैं, अदैतिहासिक काल और प्रागैतिहासिक काल। आप देखिए प्रागैतिहासिक काल को भी हमने क्या किया है, 3 कालखंडों में हम इसे विभाजित करते हैं। थोड़ा इसको समझने से पहले थोड़ा सा मैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में तुम्हें बता देता हूँ। देखिए पुरापाषाण संस्कृति का उदय क्या होता है, अभी नूतन इसे माना जा रहा है, प्री हिस्टोरिकल जब एज की बात करते हैं, तो इस युग में क्या हुआ, संपूर्ण रूप से जो हमारी पृथ्वी थी वो क्या थी, बर्फ से ढकी हुई थी उस समय। तो अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो भारतीय जो पुरापाषाण काल को मानव द्वारा क्या किया जाता है, प्रयोग में लिए जाने वाले जैसे पत्थर के औजार के रूप को और साथ यहाँ की जलवायु को, जलवायु में होने वाले परिवर्तनों को हम आधार बनाकर हमने इसकी 3 अवस्थाओं में इसको हमने विभाजित कर दिया। अब इसकी 3 अवस्थाएं कौन सी हैं ये देखिए। हमने कहा कि पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, हमने इसे 3 भागों में विभाजित किया। अगर इसके 3 भागों में विभाजित करने से पूर्व हमें थोड़ा सा और पीछे जाना होगा। अब मैंने कहा कि पुरापाषाण काल, देखिए इसमें इसको समझने से पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अब हमने कहा निम्न पुरापाषाण काल को हम इसको डिस्कवर करेंगे। इसमें क्या होता है, हमने कहा कि यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, अगर मैं यहाँ पर आपको ले जाना चाहूंगा, यहाँ देखिए पहले प्रागैतिहासिक काल को हम 3 कालखंडों में, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल। अब पुरापाषाण काल को अगर हम बात करें तो यहाँ से इसका जो काल प्रारंभ होता है वो अज्ञात काल इसको कहते हैं, जिस काल का हमें किसी भी प्रकार का अध्ययन नहीं होता है उसे हम अज्ञात काल कहते हैं। यहाँ से 8,000 ईसा पूर्व का जो समय है ये आपका किस समय के, किस पीरियड के अंतर्गत आ जाएगा, पुरापाषाण काल के अंतर्गत ये आ जाता है। अब वही बात करेंगे मध्य पाषाण काल की बात करेंगे, तो मध्य पाषाण काल का जो पीरियड होता है 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय होता है उसे हम कहते हैं पूरा मध्य पाषाण काल कहते हैं। अब आते हैं तीसरे बिंदु पर, नवपाषाण काल की हम बात करते हैं। नवपाषाण काल को हमने 4,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व के मध्य में इसको क्या किया गया, विभाजित किया हुआ। अब थोड़ा सा मैं आपको मेन पॉइंट कुछ बता देता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि भारत का इतिहास अगर की बात करें या प्राचीन भारत का इतिहास को अगर हम बात करें तो जैसे हमने कहा कि प्रागैतिहासिक काल, अदैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इसको थोड़ा समझते हैं। प्रागैतिहासिक काल में क्या होता है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और पुरातात्विक साक्ष्य हमें इसमें क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, और इसे पाषाण काल भी कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं अदैतिहासिक काल की बात करते हैं। तो अदैतिहासिक काल में इसमें क्या है, लिखित साक्ष्य हमें क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, लिखित साक्ष्य हमें इससे उपलब्ध है और जो लेखनी पद्धति हमें इसमें गुण मिलती है। और ये क्या है, जो लेखनी हमें जो मिलती है इसमें जो पीरियड में जो जिन शब्दों का, जिन भाषाओं का प्रयोग किया गया है लिखित रूप से, तो हम उसे पढ़ने में अक्षम है। अगर इसका एग्जाम्पल आपको दूं तो आप सिंधु घाटी सभ्यता की को थोड़ा सा इसमें डिस्कवरी कीजिएगा, इसको पढ़िएगा, उसमें समझ में आ जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों मैंने एग्जाम्पल, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमें ऐसे बहुत से ताम्रपत्र या लेख हैं, ऐसे तमाम चीजें मिली हैं जिनका अभी हमें उन भाषा का ज्ञान हमें नहीं है। तो वो कहने का मतलब है कि लिखित साक्ष्य हमें उपलब्ध है और लेखनी पद्धति गुण है इसमें, और साथ ही अपठनी है, इसको हम पढ़ नहीं सकते। सिंधु घाटी सभ्यता का एग्जाम्पल के तौर पर इसे देखिए। अब बात करते हैं अदैतिहासिक काल की। हमने बात की अदैतिहासिक काल, जिस काल में पुरातात्विक और साथ ही आपकी क्या है, साहित्य दोनों के साक्ष्य में क्या मिलते हैं, इसमें चीजें मिलते हैं। इस आधार पर हम इसको निर्धारण करते हैं। इस काल में आपको लिखित तौर पे भी मिलेगा, पठित तौर पे भी लिखेगा और साहित्य रूप में भी दिखेगा। दोनों साक्ष्यों में हमें, तीनों साक्ष्यों में हमें कहीं ना कहीं इस पर आधारित ये चीजें मिलती है। अब जैसे मैंने आपसे कहा पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल की मैंने आपको ये एज बताई। इससे पहले थोड़ा सा और चीजें हम समझते हैं। देखिए
हमने यहाँ पर जो अज्ञात काल से 8,000 ईसा पूर्व की हमने बात करी, ठीक है। अब यहाँ से पहले थोड़ा सा ऊपर समझना होगा। हमने कहा कि निम्न पाषाण काल को या पूरा पाषाण काल को इसके मध्य में रखते हैं, जो इसका पीरियड होता है, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, मैं कह रहा हूं कि निम्न पाषाण काल, ठीक है। पहला इसको समझिए, इसका जो पीरियड है ना दोस्तों, ये 5 लाख, इसका जो 5 लाख ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, से कहां तक है इसको भी देखिए। 5 लाख ईसा पूर्व से मैंने बात करी आपसे, इसमें 50,000 ईसा पूर्व के मध्य तक आते हैं, 50,000 ईसा पूर्व, ठीक है। ये वाला पीरियड से माना जाता है। अब दूसरा जो है, जो दूसरा कालखंड है, उसे हमने कहा यहाँ पर डिस्कस किया था, मध्य पाषाण काल की बात करी थी हमने। मध्य पाषाण काल, ठीक है। मध्य पाषाण काल का जो पीरियड है कहां से स्टार्ट होगा, देखिए। जो इस निम्न पाषाण काल का जो लास्ट में हमने कहा कि 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व। अब यहाँ पर जो आगे यहाँ से जो प्रारंभ होगा मध्यकाल, 50,000 ईसा, 50,000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, से कहां तक होगा आपके, अगर मैं बात करूं 40,000 ईसा पूर्व तक का ये समय माना जाता है। 40,000 ईसा पूर्व तक का इस पीरियड हम मानते हैं, ठीक है। अब जो तीसरे भाग को हमने जो विभाजित किया, उच्च पाषाण काल की बात करेंगे, उच्च पूरा पाषाण काल की बात करेंगे, ठीक है। उच्च पूरा पाषाण काल। अब ये जो काल है आपका 40,000 ईसा पूर्व से, देखिए 1000 पूर्व से, देखिए यहाँ पर समझो, हमने यहाँ पर 40,000 लिया था, अब यहाँ पर आ जाएगा 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है। 10,000 ईसा पूर्व तक का समय मानते हैं। ये आपका, इसे समझिएगा, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसको अगर आपने समझ लिया तो ये सोच लीजिए आप हिस्ट्री को अच्छी तरह से समझ पाओगे, ठीक है। 3 कालखंडों में विभाजित किया, ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं समझने को मिलता है। अब देखिए, हमने यहाँ पर कहा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण। अब यहाँ पर हम जो डिस्कस करेंगे, पाषाण काल को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक एक करके इसे समझेंगे, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने कहा कि प्रागैतिहासिक काल को हम पाषाण काल भी कहते हैं। पाषाण काल को हमने पूरा पाषाण काल में बांटा, मध्य पाषाण काल में बांटा, साथ ही नव पाषाण काल में हमने इसे विभाजित किया। अब उसके बाद क्या होगा, पूरा पाषाण काल को, जो हमने पूरा पाषाण काल यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इस पूरा पाषाण काल को भी हम कितने भागों में विभाजित करते हैं, देखिए 3 भागों में इसको भी हम क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। अब तीन क्रम कौन से हैं उसको समझने के लिए ये देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इसको हमने 3 भागों में क्या करा, विभाजित, पहला, दूसरा और तीसरा। इसको थोड़ा अगर आप ध्यान से समझ लोगे तो आपका ये क्या है, परीक्षाओं में बहुत अच्छी तरीके से आप इसे कर पाओ। अब मैंने जो इसको विभाजित किया, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दिया है, ये जो चीज है पाषाण काल, या फिर हम प्रागैतिहासिक काल भी से कहते हैं। तो हमने जो विभाजित किया इसको, आपको देखिए, निम्न पाषाण काल को, मध्य पाषाण काल को, उच्चतर पाषाण काल को हमने इसमें क्या कर दिया, विभाजित कर दिया। अब देखिए पूरा पाषाण काल में किस चीज को हम मानते हैं, पूरा पाषाण काल के अंदर क्या चीज है। अब पूरा पाषाण काल में औजारों का ये पीरियड होता है, औजार, और इसमें काल के बारे में बात करेंगे। देखिए निम्न पाषाण काल में जो होता है, हाथ की कुल्हाड़ी, जो हाथ से कुल्हाड़ी होती है, तक्षी होती है, या काटने वाले औजारों का इसमें समय क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, किसमें, निम्न पाषाण काल में। अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल में। या मध्य पाषाण काल में क्या हो, इसमें जो काटने वाले औजारों का इसमें क्या क्या प्रयोग किया गया है, जैसे फलक हो गया है, वेदनी हो गया है, और कन्नी हो गया, और खुरपी करके इसमें इसके अंदर किया जाता है। उस समय के ये चीजें को हमने लिखे किया। अब बात करते हैं उच्च पाषाण काल के अंदर क्या चीज आती है। इसमें तक्षणी करके एक शब्द आता है, ये देखिए यहाँ पर, तक्षणी, तक्षणी
इसका प्रयोग किया गया है। और साथ ही खुरपी का प्रयोग किया गया है इसमें किसमें, ये आपके उच्च पाषाण काल के अंतर्गत इन चीजों का क्या किया गया, प्रयोग किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अनैतिहासिक काल को। बात करते हैं अनैतिहासिक काल को हमने भी क्या किया है, दो कालखंडों में इसको भी विभाजित किया गया। पहला जो कालखंड है आपका, यहाँ पर इसको देख लीजिए, पहला और दूसरा। पहला कालखंड में हमने सिंधु घाटी सभ्यता को लिया। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पीरियड माना जाता है वो माना जाता है 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के मध्य का जो समय होता है, हम इसको कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता। वहीं जो अनैतिहासिक काल को हमने जो दो भागों में बांटा था, अब बात करते हैं वैदिक काल। जो वैदिक काल का जो पीरियड होता है दोस्तों, वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य का समय इसको माना जाता है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता प्लस आपके वैदिक काल, ये दो भागों में हमने अनैतिहासिक काल को बांटा है। वहीं अगर हम बात करें, देखिए इसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अब यहाँ पर हमने बात करी कि भैया वैदिक काल को, अब वैदिक काल को हम कितने भागों में विभाजित करें। अब देखिए वैदिक काल को भी हम विभाजित करेंगे। वैदिक काल को हमने विभाजित, ऋग वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का माना जाता है, और उत्तर वैदिक काल। देखिए उत्तर वैदिक काल को अगर मैं मानूं, उत्तर वैदिक काल का जो समय होता है 1000 से ये 600 ईसा पूर्व का समय इसे माना जाता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है दोस्तों ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल के बारे में हम पढ़ेंगे। ऐतिहासिक काल क्या है, ऐतिहासिक काल से समझ, देखिए जहां से तमाम चीजें आई, अगर मैं जैसे मैंने ऐतिहासिक काल की बात करें, ऐसा कालखंड है जिसकी घटनाएं क्या है, लिखित हैं और साथ ही इसमें पठित भी है, हम इसे पढ़ भी सकते हैं। इसको इतिहास काल कहा जाता है। ठीक है, इतिहास काल। अब मैंने आपको, जैसे कि आपको स्पष्ट तौर पर पहले मैंने तीनों चीजों को बता दिया था। प्रागैतिहासिक काल ऐसा कालखंड है जिसमें ना तो लिखित है और ना ही इसमें पठित घटनाएं उपलब्ध हैं, इसे हम क्या कहेंगे, प्रागैतिहासिक काल। वहीं हमने बात करी आपसे अनैतिहासिक काल, ऐसा कालखंड जिसमें घटनाएं लिखित हैं और परंतु इसमें हम इनको घटनाओं को क्या कर सकते हैं, नहीं पढ़ सकते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता को हमने माना। अब यहीं पर अगर ऐसी घटनाएं लिखित नहीं है परंतु इसमें क्या है, रचित घटनाएं हैं और पठित नहीं है। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका वो। अब वैदिक काल की बात करें, वैदिक काल में क्या है, घटनाएं लिखित हैं परंतु रचित भी हैं और पठित भी है। इस काल को हम क्या कहते हैं, वैदिक काल इसको मानते हैं। ठीक है, अब मैंने ऐतिहासिक काल के बारे में बता दिया है, ऐसा कालखंड जिसकी घटनाएं लिखित है और पठित भी है, उनको पढ़ भी सकते हैं, उनको हम तमाम चीजें समझ सकते हैं, ऐसे कालखंड। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐतिहासिक काल को समझिए। इस काल जिससे संबंधित लिखित सामग्री प्राप्त होती है एवं उसमें पढ़ा जा सकता है। भारत में यह काल 6 ईसा पूर्व के बाद का जो समय होता है, जिसमें महाजनपद और अब तक का जो कालखंड होता है उसका इसमें अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक काल को अगर हम बात करें, इसको विभाजित करने की बात, तो हमने इसको पहले जो दफे में इसको 3 भागों में इसको हमने क्या किया है, विभाजित। इसको हम क्या करेंगे, 3 काल खंडों में विभाजित, कालखंडों में इसको क्या करेंगे, हम बांट देंगे। ठीक है, जो आप बांटेंगे वो आता है आपका, एक तो प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, तीसरा आता है आपका आधुनिक भारत का इतिहास। अब इनके समय पीरियड को समझते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की अगर हम पीरियड की बात करें, 600 ईसा पूर्व से 712 ईसा पूर्व का ये पीरियड माना जाता है। मध्यकालीन भारत का अगर हम बात करें तो 712 से 1770 ईसा पूर्व तक का ये पीरियड माना जाता है। वहीं अगर हम दूसरी बात करें, आधुनिक भारत का इतिहास की अगर बात करें तो 1707 से 15 अगस्त 1947 तक के समय का इसको में। अब यहाँ पर हमने बात करेंगे ब्रिटिश शासन, ठीक है, या अंग्रेजी हुकूमत की, अंग्रेजी हुकूमत की यहाँ पर हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, अब इसके मध्य देखेंगे जो आपका पहला जो पॉइंट है
ऐतिहासिक काल का प्राचीन भारत के इतिहास को हमने प्राचीन भारत के इतिहास को कितने कालखंडों में विभाजित किया, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, इसे भी समझिए। देखिए प्राचीन भारत के इतिहास को हमने कितने कालखंडों में बांटा, 6 कालखंडों में हमने इसको बांटा। यहाँ पर लिखा है देखिए प्राचीन भारत के इतिहास का काल को हमने 6 कालखंडों में इसको विभाजित किया। ठीक है, अब पहला जो है प्राचीन भारत के इतिहास को हमने जो 6 कालखंडों में इसको विभाजित किया, इसका पहला जो कालखंड है नंबर 1 ये होता है महाजनपद काल। महाजनपद काल 6वीं शताब्दी से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का ये समय माना जाता है। वहीं अगर दूसरे पॉइंट की बात करें, मगध साम्राज्य की बात करते हैं। मगध साम्राज्य की जो नींव रखी थी 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के मध्य का समय माना जाता है। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो मौर्य साम्राज्य आता है इसमें। मौर्य साम्राज्य का जो समय होता है 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व का जो काल होता है, इसको हमने क्या कहते हैं मौर्य साम्राज्य। अब मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत एक चीज बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, नोट करना, इसमें संगम का, चेर और पांड्या और चोर, ये 3 चीजों का इसमें इस कालखंड में हम क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। अगर हम बात करें मौर्योत्तर काल की, अगर बात करें मौर्योत्तर काल की बात करें तो ये जो पीरियड है आपका 184 ईसा पूर्व से 330 ईसा पूर्व का ये समय माना जाता है। ये आपका हो गया चौथा। अगर हम पांचवें की बात करें तो पांचवा जो है आपका गुप्त काल है। जो गुप्त काल को जो हमने लिया है वो लिया है आपका 319 ईसा पूर्व से 550 ईसा पूर्व का ये समय हमने गुप्त काल को लिया। देखिए गुप्त काल को अगर हम इतिहास के दृष्टिकोण से देखें तो गुप्त काल को स्वर्ण काल की भी संज्ञा दी गई है। स्वर्ण काल इस समय जो तमाम गुप्त साम्राज्य में जो तमाम चीजें हो रही थी अशोक के समय में, यदि आप ही कहें जितने भी ये शासक रहे हैं, और ठीक है ठीक, इस समय क्या हुआ था आपके देखो कि सांची के अंदर का बौद्ध धर्म का बहुत बेहतरीन प्रचार होता है। मूर्ति कला, शिल्प कला, स्थापत्य कला और संगीत कला, ये ललित कला तमाम विधाओं में यहाँ पर निपुणता है। इस समय समाज में प्रत्येक व्यक्ति अपने स्तर से संपन्न था, खुशहाल था, इसलिए इस जो पीरियड होता है इस स्वर्ण काल की भी संज्ञा दी गई है किसको, गुप्त काल को। ठीक है, अब बात करते हैं हर्षवर्धन काल की। तो हर्षवर्धन काल का जो समय है 600 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व के मध्य का जो पीरियड होता है इसको हम क्या कहते हैं हर्षवर्धन का काल इसको माना जाता है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है महत्वपूर्ण होता है। अब बात करते हैं यही मध्य पाषाणकालीन भारत को अगर हम बात करें, जो हमने आपसे कहा इसको हमने कितने भागों में बांटा, इसको हमने 2 भागों में विभाजित किया। ठीक है, इसे समझो। मध्य पाषाणकाल हमने अभी बात करें, हमने अभी जो बात की थी प्राचीन भारत का इतिहास को डिस्कस किया था। अब बात करेंगे प्राचीन कालीन भारत का इतिहास को। अगर मध्यकालीन भारत के इतिहास को बात करें 712 से 1707 तक का जो समय होता है, इसमें पूर्व मध्यकालीन इतिहास के बारे में बात करें। जो पूर्वकालीन मध्य इतिहास होता है वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी का पीरियड माना जाता है। साथ ही अगर हम उत्तर कालीन इतिहास की अगर बात करें तो उत्तरकालीन इतिहास को जो हमने बांटा है 12वीं से 18वीं शताब्दी तक का ये पीरियड माना है। ठीक है, इतना समझ। अब जो हम कह रहे हैं पूर्व मध्यकालीन इतिहास की बात करें, जो 12वीं से 8 से 12वीं शताब्दी तक का जो पीरियड रहा है, इसमें हम जो बात करते हैं उत्तर और दक्षिण और दक्षिणी भारत की अगर बात करें तो उसमें राजपूत और पाल और प्रतिहार गुज्जरों का शासनकाल का डिस्कस करते हैं। और दक्षिण में अगर बात चाकुल्य, पाल, राजपूत, बोधी और ये तमाम शैलियों का हम इसमें क्या करते हैं अध्ययन करते हैं। साथ ही अगर दक्षिण भारत की अगर बात करें चेर, चोल और शाही चोल जो होते हैं उनका हम इसमें क्या किया जाता है अध्ययन किया जाता है। वहीं अगर हम इसी बात करें उत्तर कालीन इतिहास की अगर बात करें तो इसमें भी उत्तर की बात करें तो उत्तर में दिल्ली सल्तनत और साथ ही आपके चौहान की बात करेंगे, पृथ्वीराज चौहान और आपके मुगल की इसमें क्या करते हैं हम इसमें अध्ययन करते हैं। साथ ही अगर मैं बात करूं इसके अंतर्गत दखन की बात करूं तो इसमें विजयनगर और बर्मनी जो राज्य हैं या उनके शैली हैं उनका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। और साथ ही अगर मैं बात करूं दक्षिण भारत में जो चेर, देवनागरी और कलिंग और
तीर्थ समुद्र, ये तमाम चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं। ये जो खाका था आपका भारत के प्राचीन इतिहास का, ये एक मोटा मोटा खाका मैंने आप लोगों के सामने रखा। ये इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है वहां पर ये पेपर के मद्देनजर से। ये यदि जब तक आपको ये चीजें नहीं आएंगी तब तक आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा किसी चीज को डिस्कस करते हैं। देखो पाषाण काल, ये पाषाण काल, अगर हम बात करें पाषाण काल को, यहां से देखिएगा, यदि दिखाई दे रहा तो इस पर से देखिएगा, बता दीजिए, और समझ में नहीं आएगा तो उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए हमने पाषाण काल को, इसको हमने 3 भागों में जो विभाजित किया। देखिए पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की हमने यहाँ पर जिक्र किया था आपको। तो यहाँ पर जो होता है पूरा पाषाण काल को जो हम डिस्कस करो, तो इसमें मानव की उत्पत्ति जो हुई थी 15,000 ईसा पूर्व, और यहाँ पर इसमें जो चीजें प्रयोग में हुई थी, इसमें मोटे पत्थरों का इसमें प्रयोग किया गया था। साथ ही जो भारी पाषाणोत्तर चीजें होती है इसके अंदर हमें देखने को मिलती। वहीं अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो इसका जो समय है 15,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा बीसी तक का जो समय होता है, इसमें क्या होता है, लघु पत्थर को पैने करके हथौड़ा या कहें हथियार इनका रूप दिया गया है। साथ ही अगर हम बात करें इसमें लघु पाषाणोत्तर उपकरणों की अगर बात करें तो ये चीज इसके अंदर आ जाती। वही नव पाषाण काल के अंदर हम बात करें जो आपके 5,000 से 1500 बीसी के मध्य का, जो इसमें सिलेटिक कलर के पत्थरों का और उनको पीस कर पॉलिश किया गया और उनको छोटे छोटे तरीके से उपकरणों को इसमें बनाया गया। और इसको जो इस समय को कहते हैं चिकने पाषाणोत्तर उपकरण इसमें मिलते हैं, चिकने तरीके से इसमें बनते हैं। अगर हम इससे संबंधित अगर प्रश्नों की अगर मैं बात करूँ, कभी क्वेश्चन बनता है कि मानव की उत्पत्ति से वर्तमान के काल को 24 घंटे माना जाए तो 23 घंटे से अधिक तक का कौन सा चरण मानव ने व्यतीत किए। अगर पूरा पाषाण काल की बात करें, मध्य पाषाण काल की बात करें, तो नव पाषाण काल की बात करें, तो ऐतिहासिक पाषाण काल, तो इसमें पूरा पाषाण काल को इसमें हम डिस्कस करते हैं। अगर हम पूरा पाषाण काल की बात करें तो इसकी उत्पत्ति जो मैंने आपको कहा अज्ञात पीरियड से होती है, और साथ ही 8,000 ईसा पूर्व का जो पीरियड होता है, या कहें इसको ठीक है, या 15,000 बीसी के मध्य बीसी माना जाता है। अगर इसकी खोज किसने की कभी आ जाता है, रॉबर्ट फूट करके हैं 1863 में इन्होंने इसकी खोज की। पल्लम है मद्रास, उसमें हस्तकुठार यहाँ पर ये मिला था, और जिसको हमने कहा कि भैया पूरा पाषाण काल को अगर हमने जो विभाजित है कि पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल की जो हमने कहा, या उत्तर पाषाण काल की बात करें जो हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया था, तो इसमें मानव की उत्पत्ति 1,00,000 वर्ष पूर्व तक का जो समय माना जाता है। इसमें जो चीजें हुई थी 97% इसमें क्या थी, जीवन की संभावनाएं इसमें ये थी। अब उसके बाद मध्य पाषाण काल की बात करते तो इसमें 1,00,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व का जो पीरियड होता है, 50,000 ईसा पूर्व का, तो उसको लेकर चलते। और उत्तर पाषाण काल की अगर बात करें तो 5,000 ईसा पूर्व से 15,000 ईसा पूर्व के समय का ये पीरियड से लिया जाता है, ठीक है। अब देखिए पूरा पाषाण काल में जो चौतरा को मिलाने वाली जो स्थल होते हैं, या क्योंकि यहाँ पर तमाम चीजें इसमें पाई जाती हैं, तो वो उस चीज का हम यहाँ पर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब यदि हम इसको देखें अगर किसी नजरिए से अगर हम बात करें, थोड़ा सा हिस्ट्री के नजरिए से, तो उसे भी अलग दृष्टिकोण से हम देखते हैं। अगर हम उसके बाद हम जब पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, अलग अलग चीजों को इसमें डिस्कस करते हुए जाएंगे, ठीक है। अब मैंने जैसे कहा कि आपको पूरा पाषाण काल को हमने ये 3 भागों में से विभाजित किया है। 31 काल में क्या, इसमें जैसे गंगा यमुना के सिंधु के जो इलाके होते हैं, उनमें हमें जो पूरा पाषाण युग के बहुत सी ऐसी जानकारियां कहते हैं कि नहीं प्राप्त हुई थी पूरा पाषाण काल की बात करें, ठीक है। और पूरा पाषाण काल में पशुओं के जीवाश्म मिलते हैं, साथ ही मानव के जीवाश्म इस काल में नहीं मिलते। इसमें अगर हम नोट करने वाली अगर बात मैं कहूँ आपसे, जो नोट करो तो नर्मदा जो घाटी है, जो हथनौरा करके है एमपी में,
यहाँ पर क्या इस स्थान पर मानव का एक बहुत बड़ा क्या मिला है, कपाल मिला है। इसका जो संबंध माना जाता है उसे उच्च पाषाण काल से इसका संबंध माना जाता है। साथ ही अगर हम बात करें मध्य पाषाण काल की, अगर बात करें तो काल में, इस काल में हथियार से बनने वाले कटाई की जगह पे तमाम चीजों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब जैसे हम इतिहास की अगर हम बात करें तो इसमें जैसे भारत के पुरातात्विक के जनक कौन माने जाते हैं, तो जो भारतीय पुरातात्विक जो SI की अगर बात करें तो जो ब्रिटिश पुरातत्व शास्त्री रहे हैं विलियम जोन्स द्वारा 15 जनवरी 1784 को इसको स्थापित किया गया। और इसका जो नाम दिया गया दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल कोलकाता का इसे उत्तरदारी थे, यहाँ उत्तरदारी इनके थे। और 1788 में इनका एक पत्र जारी हुआ, या रिसर्च पेपर जारी हुआ, इसे एशियाटिक रिसर्च प्रकाशित होना आरंभ यहाँ पर से हुआ। और ये 1814 में यहाँ प्रथम संग्रहालय बंगाल में ये इनके द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये तमाम चीजें हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। अगर आपने ये पढ़ ली तो ये सोच लीजिए आपका आधा से आधा इतिहास कवर हो गया। समझना पहले हमें ये जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। प्लीज आप अपना बहुत अधिक ध्यान रखें, खुश रहें। तब तक के लिए नहीं, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।